हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे प्लानिंग चैप्टर की। पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करते हैं। तो आ जाओ फिर जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप लोगों को पता है कि प्लानिंग के 5 फंक्शंस होते हैं। 5 फंक्शंस कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग सबसे फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो कि बेस प्रोवाइड करता है बाकी सारे फंक्शंस के लिए। मतलब कि जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक बाकी के फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्लानिंग का मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो, आप लोग भी प्लानिंग करते हो, सभी लोग प्लानिंग करते हैं, आपके टीचर्स, स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, मैं भी प्लानिंग करती हूँ। हर कोई प्लान करके चलता है चीज़ों को। चाहे आपको कहीं घूमने जाना है, चाहे आपको अच्छा स्कोर करना है, उसके लिए भी प्लानिंग की ज़रूरत है। तो प्लानिंग है क्या? प्लानिंग क्या है कि आप एडवांस में फ्यूचर के लिए डिसाइड करके चल रहे हो कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, कौन करेगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब प्लानिंग में आते हैं, ठीक है। अगर आपका टारगेट है कि हमें 12th में 90% प्लस स्कोर करना है, तो उसके लिए आप चीज़ों को मैनेज करके चलोगे कि हमें कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से सैम्पल पेपर करना है, कितनी रिवीजन करनी है, हर चीज़ आप प्लान आउट करके चलोगे। तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ क्या आती है कि प्लानिंग के लिए आपके पास एक गोल होना ज़रूरी है, एक टारगेट होना ज़रूरी है, तभी तो प्लानिंग करोगे। मैंने बोला कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो मैं उसके लिए प्लानिंग कैसे करूँ? एक टारगेट तो सेट करोगे, कितना परसेंट स्कोर करना है, 80%, 90%, 100%, कितना। मैंने बोला कि मुझे घूमने जाना है कहीं, तो मैं उसके लिए प्लान आउट कैसे करूँगी? पहले टारगेट तो फिक्स करो कि कहाँ घूमने जाना है ना। तो उसके लिए तो प्लानिंग होगी। तो प्लानिंग के लिए एक गोल होना, एक टारगेट होना ज़रूरी है, ठीक है। प्लानिंग का मीनिंग समझ में आया? तो अब डिस्कस करते हैं प्लानिंग प्रोसेस को। तो देखो, जब भी प्रोसेस की बात आएगी तो उसमें कुछ स्टेप्स होंगे और उन स्टेप्स का जो ऑर्डर है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग के लिए आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। आपको सबसे पहले गोल सेट करना है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई, ठीक है। जब तक गोल ही नहीं होगा तो प्लानिंग किस चीज़ की करोगे? आपका गोल है कि मुझे 12th में 95% स्कोर करना है, तो वो आपका टारगेट है, उसी के लिए तो प्लान करोगे। कितना पढ़ना है, कितना आपको कहाँ से पढ़ना है, सभी चीज़ें प्लान करके चलोगे। तो ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले आपको सेट करने होंगे। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? अटेनेबल होने चाहिए, यानी कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो टारगेट सेट किया है, वो आप अचीव कर पाओ, ऐसा होना चाहिए। सपोज एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज 2 दिन बाद आपका पेपर है, एग्जाम है, और आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा। हमें पता ही नहीं है कि कितने चैप्टर्स हैं, क्या पूरी हमारी बुक में क्या क्या है, हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पढ़ा। और 2 दिन में आपने टारगेट बनाया है कि मैं इस बार इस टेस्ट में 95% स्कोर करूंगा। तो क्या ये अटेनेबल है? नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ कि टारगेट ऐसा बनाओ जो अचीव करने में आप बेसिकली अचीव कर पाओ, ठीक है। दूसरी बात, इट शुड बी टाइम बाउंड। टाइम बाउंड यानी कि एक टाइम लिमिट सेट करो। मैंने बोला कि मुझे सेल्स बढ़ानी है, 10% सेल्स बढ़ानी है। अब कितने साल में बढ़ानी है तो बताओ? 10 साल में, 1 साल में, 2 साल में, कितने सालों में, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, तो कितने टाइम में कंप्लीट करना है? एग्जाम्स भी आ गए, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये कोई टारगेट हुआ? तो टारगेट कैसा होना चाहिए? टाइम बाउंड। और तीसरी चीज़ आती है कि वो न्यूमेरिक फॉर्म में हो। मतलब मैंने बोला मुझे अच्छा स्कोर करना है, कुछ स्पेसिफिक नंबर तो बताओ कितना अच्छा, 80%, 90%, 100%। तो आपको वो जो टारगेट है वो न्यूमेरिक फॉर्म में भी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, उसके बाद आपको करना होता है, सेकंड स्टेप आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ अजम्पशंस लेके चलनी होती है। जो बिजनेस है वो अजम्पशंस पे ही बेस्ड होता है। आपको फ्यूचर फोरकास्टिंग करनी है कि फ्यूचर में क्या डिमांड होने वाली है, इंटरेस्ट रेट कितने होंगे, टैक्स रेट्स कितने होंगे, और कहाँ से मुझे रॉ मटेरियल सस्ता मिल सकता है। मैं अगर डिस्काउंट दूंगी तो क्या मेरी प्रोडक्शन बेसिकली मेरा प्रॉफिट्स बढ़ेंगे या नहीं, ठीक है। अगर मैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन करूँ तो क्या मेरे प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। तो आपको सभी चीज़ें देख के चलनी है, कितना इन्फ्लेशन होने वाला है। तो फ्यूचर को एनालाइज करके चलना है, ठीक है। अजम्पशंस लेके चलनी है, वो किसमें आता है? डेवलपिंग प्रीमिसेस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो आपका गोल है उसे अचीव करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। आपको उन्हें आइडेंटिफाई करके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा टारगेट है
कि मुझे एक साल में अपना प्रॉफिट 10% से इंक्रीज़ करना है, तो मुझे उसे अचीव करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं डिस्काउंट्स दे सकती हूँ, मैं अच्छी पैकेजिंग कर सकती हूँ, एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं, हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैं सस्ता रॉ मटेरियल यूज़ कर सकती हूँ, है ना। क्वालिटी अच्छी होगी बट सस्ता यूज़ करूँगी तो मेरा प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा, है ना। उसके बाद मैं या फिर कुछ ऑफर्स दे सकती हूँ, बाय वन गेट वन फ्री, तो उससे ही मेरी जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ सकते हैं। तो जितने भी ऑप्शंस हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप आता है उन्हें इवैल्यूएट करो। जितने भी आपने ऑप्शंस आइडेंटिफाई करे हैं उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को आइडेंटिफाई करके चलना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो एडवर्टीजमेंट्स का, मैंने सोचा है कि मैं एडवर्टीजमेंट करूंगी और मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं होर्डिंग्स लगाऊं, ठीक है। अब होर्डिंग्स क्या होते हैं, बोर्ड्स होते हैं ना, वो रास्ते में आप लोगों को दिखते होंगे। तो अब ऐसा तो नहीं है कि एक सिटी में लगाओगे, 10 से 12 सिटीज़ में लगाओगे बोर्ड होर्डिंग्स, और एक सिटी में भी 10 से 12 लगाओगे तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगा। इससे बढ़िया मैं डिजिटल मार्केटिंग ना कर लूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो काम सस्ते में हो जाएगा और रीच भी ज़्यादा मिलेगी। तो आपको हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना है, उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को देख के चलना है, कंपेयर करो, ठीक है। कंपैरिजन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद क्या करना है, सिलेक्शन। आपको एक ऐसा ऑल्टरनेटिव, एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स देखने को मिले और सबसे कम नेगेटिव्स, ठीक है, जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आ जाती है, ठीक है, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। ये भी हो गया, आपने गोल सेट कर लिया, आपने अजम्पशंस बना ली, आइडेंटिफाई कर लिया सभी ऑप्शंस को, इवैल्यूएशन भी हो गया, सिलेक्ट भी कर लिया आपने अच्छा ऑल्टरनेटिव। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब एक बार प्लान बना लिया, उसे ऐसे ही छोड़ना नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट करो, एक्शन में लेके आओ। अगर आपका गोल है कि हमें सेल्स बढ़ानी है, प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, तो उसके लिए लेबर अरेंज करो, मशीनरी अरेंज करो, तो अपने प्लान को एक्शन में लेके आना है। वो किस में आता है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, ठीक है। ये भी हो गया। फिर लास्ट स्टेप आता है फॉलो अप एक्शन। इसका मतलब क्या है कि अब आपने काम स्टार्ट कर दिया, अब आपको मॉनिटर करके चलना है, रीअसेस करके चलना है कि जो काम हो रहा है क्या वो प्लान के अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं। तो वो चीज़ आपको मॉनिटर करके चलनी होगी। वो किस में आती है, फॉलो अप एक्शन में। समझ में आया, ये पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करो। दूसरा डेवलपिंग प्रेमिसेस, अजम्पशंस लेके चलो। थर्ड है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आपके गोल को अचीव करने के लिए जितनी भी वेज हैं उन्हें आपको आइडेंटिफाई करके चलना है। फोर्थ इज इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स। जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, उन्हें इवैल्यूएट करो, उनके प्रोज एंड कॉन्स को देखो। फिर सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स हो और सबसे कम नेगेटिव्स होंगे, ठीक है। और फिर क्या आता है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, अपने प्लान को एक्शन में लेके आओ, रिसोर्सेज अरेंज करो। और लास्ट आता है फॉलो अप एक्शन। उसमें क्या करना है, आपको देखना है, मॉनिटर करके चलना है कि जो काम हो रहा है क्या वो प्लान्स के अकॉर्डिंगली हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ, ये पूरा था हमारा प्लानिंग का प्रोसेस। समझ में आया? तो चलो अब डिस्कस करते हैं प्लानिंग के फीचर्स को। फर्स्ट फीचर आता है इट फोकसेस ऑन अचीविंग गोल्स। देखो प्लानिंग करोगे किसके लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आपका टारगेट है कि हमें 12th में 95% प्लस स्कोर करना है, तो उसी के लिए तो प्लानिंग करोगे। मेरा टारगेट है कि मुझे नेक्स्ट वीक कश्मीर घूमने जाना है, तो मैं उसी के लिए तो प्लानिंग करूंगी। तो प्लानिंग की किसके लिए जाएगी, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, यानी कि आप बोल सकते हो प्राइमरी फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एक बेस है मैनेजमेंट का, यानी कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो प्लानिंग पे ही बेस्ड हैं। मैनेजमेंट का एक बेस माना जाता है प्लानिंग, ठीक है। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक बाकी के फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। क्लियर? आगे क्या है, प्लानिंग इज परवेसिव, यानी कि हर कोई प्लानिंग करके चलता है। आप लोग भी करते हो, मैं भी करती हूँ, आपके पेरेंट्स भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी करते हैं। इनफैक्ट जो छोटे रिटेलर्स होते हैं वो भी प्लान आउट करके चलते हैं, हमें कितना डिस्काउंट देना है, किस तरह हम अपना सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो हर कोई प्लान करके चल रहा है, यानी कि प्लानिंग एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, एक परवेसिव फंक्शन है, ठीक है। प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। उसके बाद आ रहा है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक प्लान बनाया, उसे अचीव कर लिया, आपने एक गोल बनाया, उसके लिए प्लानिंग की, फिर बस प्लानिंग खत्म है, ऐसा नहीं है। अभी सपोज आप लोग 12th में हो, ठीक है, तो आपका जो टारगेट है कि हमें इतना % स्कोर करना है, रिजल्ट आ गया, तो क्या प्लानिंग खत्म है? नहीं। फिर आप आगे की सोचोगे कि हमें कौन सा कोर्स लेना है, किस कॉलेज में जाना है, ग्रेजुएशन करोगे, फिर आप आगे और सोचोगे कि हमें मास्टर्स कहाँ से करनी है। तो प्लानिंग चलता रहता है, प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। एक गोल बनाया, उसके लिए प्लानिंग की, उसे अचीव किया, फिर आप नया गोल बनाओगे, उसके लिए नई प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग हमेशा चलता रहता है, यानी कि इट्स अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अगला आता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक,
बहुत सिंपल है कि प्लानिंग की किस लिए जाएगी, फ्यूचर के लिए। कभी पास्ट के लिए प्लानिंग की है आप लोगों ने कि जो दिन निकल गया उसके लिए प्लान कर रहे हो, ऐसा है क्या? नहीं, आप हमेशा प्लानिंग किसके लिए करोगे, फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, तो प्लानिंग कैसा फंक्शन है, एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, फ्यूचर के लिए की जाती है। एक और चीज यहाँ पे आती है कि प्लानिंग इज ऑल्सो अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। इसमें दिया नहीं है बट मैं बता रही हूँ कि प्लानिंग इज ऑल्सो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। मतलब कि एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज आप लोगों ने 11th में टारगेट बनाया था कि हमें 90% मार्क्स स्कोर करने। ठीक है, आप लोगों ने पूरे साल मेहनत करी बट आपके आए 80%। ठीक है, तो कुछ कमी रह गई होगी। अब जब आप 12th में नया प्लान बनाओगे तो पहले आप प्लानिंग करने से पहले ये देखो कि मैंने 12th में क्या गलती की, क्या लूप होल्स थे, उसके बाद आप नई प्लानिंग करोगे। यानी कि प्लानिंग एक बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। आप पहले वाली मिस्टेक्स को देखोगे, पहले वाले प्लान को देख के नई प्लानिंग करोगे। ठीक है, तो प्लानिंग इज ऑल्सो अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। क्लियर? तो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है, ये चीज याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। बहुत सिंपल है, आप लोगों को स्टेप्स में बताया कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस में से सिलेक्शन करना पड़ेगा, वहाँ पे चॉइस मेकिंग आएगी, डिसीजन मेकिंग आएगी। तो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग तो देखने को मिलेगी ही। क्लियर? और लास्ट है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। यानी कि प्लानिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा आपको माइंड अप्लाई करना पड़ता है, इंटेलिजेंस की नीड होती है, जजमेंट करनी पड़ती है। तो वहाँ पे आपको काम नहीं करना है, वहाँ पे आपको सोचना पड़ता है। तो इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज। क्लियर हुआ? समझ में आई? ये सभी इसके फीचर्स हो गए। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को। फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग आप करोगे किसके लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। कि आपका गोल है कि हमें 12th में 90% स्कोर करना है। ठीक है, तो जब आप उसके लिए प्लान करोगे तो वो आपको एक डायरेक्शन ही तो देगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या है कि देखो जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्लानिंग करके चलती हैं, और अगर वो अच्छी प्लानिंग करेंगी तो वो फ्यूचर को समझ के चलेंगी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट तो डायनामिक है, चेंजेस तो आएंगे ही, तो वो अभी से एनालाइज करके चलेंगे। तो अगर आपने अच्छे से प्लानिंग की है तो अगर फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी अनसर्टेनिटी आएगी, तो आप उसे ईजिली हैंडल कर पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है, देखो ओवरलैपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की डुप्लीकेशन करना, यानी कि एक ही काम को बार बार करना। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर आपने सही से सभी चीज़ों को प्लान किया है तो अब हर एक डिपार्टमेंट को पता होगा कि उनको क्या काम करना है, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो इसकी वजह से कुछ भी वेस्टेज नहीं होगी रिसोर्सेज की। बट अगर पता ही नहीं है कि इसको क्या काम करना है, आपने प्लानिंग ही नहीं करी, तो एक ही काम बार बार हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगी, उससे आपके बेसिकली एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी कॉस्ट भी लगेगी। ठीक है, तो अगर आपने प्लानिंग की है तो इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इसका मतलब क्या है, देखो हम लोगों ने फीचर्स में पढ़ा कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। वहाँ पे इंटेलिजेंस की नीड होती है, जजमेंट करनी पड़ती है, स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आप प्लानिंग करोगे तो वहाँ से आपको कुछ नए आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, कुछ यूनिक आइडियाज़ मिलेंगे जिससे आप अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। क्लियर? नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा कि प्लानिंग करते टाइम आपको डिसीजन मेकिंग तो करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जिसमें चॉइस मेकिंग करनी पड़ेगी। तो डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। क्लियर? और लास्ट है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। इसका मतलब क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लान से कंपेयर करते हो कि आपने जो काम किया है क्या वो प्लान्स के अकॉर्डिंगली हुआ भी या नहीं। तो अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो आप कंपेयर किससे करोगे। मतलब कि प्लानिंग एक बेस देता है कंट्रोलिंग के लिए, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए। क्लियर? कि मेरा टारगेट था कि मुझे इस बार 90% स्कोर करना है, बट जब मैंने अच्छे से काम किया बट मेरे आए केवल 80%। ठीक है, तो अगर प्लानिंग ही नहीं की होती, अगर मैंने टारगेट ही नहीं सेट किया हुआ था, तो मैं किससे कंपेयर करती अपने रिजल्ट को। ठीक है, तो प्लानिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। समझ में आया? Now the last topic from this chapter is limitations of planning. उसे भी जल्दी से समझते हैं। First limitation is planning leads to rigidity. इसका मतलब क्या है कि देखो अगर आपके plans जो आपने बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा rigid हैं, यानी कि flexible नहीं है, जिन्हें आप change ही नहीं कर सकते। एक बार बना दिया तो उसमें आप alteration नहीं कर सकते, तो फिर तो यार प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। ठीक है, तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो फ्यूचर है वो डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो
इतना आसान नहीं होता कि आप फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर सको। और अगर आपके प्लान्स रिजिड हैं तो फिर तो आप प्लानिंग बेसिकली अपने प्लान्स को चेंज ही नहीं कर पाओगे एज पर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको देख के चलनी है। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ओवरऑल प्लानिंग होती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्लान्स होते हैं वो मेनली टॉप लेवल ही बना के चलती है। यानी कि जो मिडिल लेवल है और जो लोअर लेवल है वो कहीं ना उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास भी तो बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ उनके पास भी हो सकते हैं, बट मेनली जो प्लानिंग की जाती है वो टॉप लेवल करती है। तो इस केस में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी कम हो जाती है। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो खुद प्लानिंग नहीं करती, वो एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं जो प्लानिंग करते हैं, चीज़ों को प्लान करके चलते हैं। तो उसमें आपका खर्चा मतलब आपके एक्सपेंसेस भी लगेंगे, आप मीटिंग्स करोगे है ना, तो उसमें आपके एक्सपेंसेस भी लगेंगे, आपका टाइम भी लगेगा, आपका एफर्ट्स भी लगेंगे। तो कॉस्ट कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा होती है। क्लियर? नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्लानिंग में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि देखो, आप पहले आइडेंटिफाई करोगे अपने सभी ऑप्शंस को, फिर इवेलुएट करोगे एक एक करके, फिर जाके सिलेक्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है प्लानिंग, ठीक है। ये भी इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। और लास्ट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इसका मतलब क्या है कि आपने एक बार सभी चीज़ें अच्छे से एनालाइज करी, आपने अजम्पशंस भी बनाई, आपने अच्छे से ऑब्जेक्टिव भी सेट किया, आपने बेसिकली सभी चीज़ें देख के चला, आपने सभी चीज़ें अच्छे से एनालाइज करी, बट ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर प्लानिंग की है तो जो आपका गोल है वो अचीव हो सके। मतलब कि आपका टारगेट है कि हमें 12th में 95% लेने हैं, आपने अच्छे चीज़ों को प्लान भी किया, काम भी किया, बट फिर भी ज़रूरी थोड़ी ना, एकदम गारंटी थोड़ी ना कि आपके 95% आ ही जाएंगे, कम भी तो आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी है कि प्लानिंग गारंटी नहीं करता कि वो आपको सक्सेस ला के देगा ही या नहीं, ठीक है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन बन जाती है। समझ में आया? बस यार, इसी के साथ हमारा प्लानिंग चैप्टर खत्म होता है। एंड आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी और रिवीजन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बस इसी तरह रिवीजन करते चलो और बहुत अच्छा स्कोर करना है हम सबको। तो आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो बस अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।